अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास फलाना। आज हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब हैं, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और हसन रज़ा पाशा साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दो ही बड़े मसले हैं, एक मुआशी मसला है और एक मुआशी बड़ा मसला तो वैसे यही है, और दूसरा एक पोलिटिकल इस्तेहकाम का मसला है, जो कि खासे हद तक इस्तेहकाम हमें नज़र आ रहा है। क्योंकि आप देखते हैं पोलिटिकल पार्टीज़ गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी के ऊपर भी गामजन है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन 90 रोज़ में चाहिए, उनके डैडी कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है मुझे उस पर बड़ा एतमाद है, वो करवा देगा इलेक्शन और कानून के मुताबिक करवा देगा। आप पार्टी के अंदर बैठकर, पीडीएम के अंदर बैठकर कहते हैं कि आप मरदमशुमारी करा लें, बाहर आके कहते हैं कि मरदमशुमारी का तो ये तो इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है। हमें तो चाहिए था कि हम जो इलेक्शन है वो 90 रोज़ के अंदर हों, लेकिन आपको पता है, जिस तरह मुस्लिम लीग नून वाले भी कह रहे हैं कि आपको पता था कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन तब नहीं हो सकते अगर मरदमशुमारी नोटिफाई कर दिया और आप उसमें शामिल थे। तो इसलिए पाकिस्तान में गुड कॉप बैड कॉप की सियासत हमेशा से ये शरी बरादरान भी करते रहे। आज जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी भी शुरू हो गए हैं। बहरहाल ओवरऑल बात यह है कि कानूनी मसाइल के ऊपर भी पाकिस्तान इस वक्त खासी मुश्किलात का सामना कर रहा है। कानून, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इदारों की हदूद है वो भी खासी डिस्टर्ब है। पूरे 1.5 साल में हमने देखा, तकरीबन पिछले 5 साल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और हसन रज़ा पाशा साहब, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हसन रज़ा पाशा साहब आपसे आगाज़ करूँगा। सर, 90 रोज़ में इलेक्शन के लिए शायद आपके इदारे ने भी कहा था, सब कोशिशें रायगा होती हुई नज़र आ रही हैं। 90 रोज़ में जो इलेक्शन मांगते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाईजान करवा दें, बस जब मर्जी करवा दें। जी बिल्कुल, हमने कहा था और मुसलसल इस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं कि आइन की मंशा यही है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा। और इसको डिले करने की कोई रीज़न जो है वो नहीं है। और लेकिन डिलिमिटेशन की बुनियाद पे लग रहा है कि ये लंबा करेंगे, और अगर डिलिमिटेशन जो अभी तक शुरू नहीं हुई, इसको जब इन्होंने स्टार्ट करना है तो 120 दिन तो ये बता रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ये इलेक्शन कमीशन में चैलेंज होगा, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, तो ये तो ना खत्म होने वाला है। ये तो सिलसिला स्टेटस को हो जाएंगे, कोई हियरिंग होगी, एडजर्नमेंट होगी, तो ये तो लंबा हो जाएगा। अच्छा। तो इसीलिए हम ये तकाजा कर रहे थे कि जब सीट्स बढ़नी नहीं है, कम नहीं होनी, क्योंकि अगर सीटों के बढ़ने और कम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए पार्लियामान मुकम्मल नहीं है, तो लिहाजा बेहतर यही है कि ये इलेक्शन करवा दें। लेकिन नजर नहीं आ रहा, इसीलिए हमने, आपको याद होगा कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 120 डेज का डिलिमिटेशन का टाइम दिया, तो हमने फौरी तौर पे रिएक्ट किया और ये मुतालबा किया कि नहीं, 90 डेज में होने चाहिए। जी किसका, ये आपको क्या लगता है हसन साहब, ये आपकी दानिस्तराय में जो पिछली हुकूमत में कौन सी पर्टिकुलर ऐसी जमात थी, कौन सा पर्टिकुलर सा पर्सन था, कोई बॉडी थी जो नहीं चाहती थी कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर हो? आप ऑफिशियली बोलिए जरा। हसन रज़ा पाशा एज ए चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पीबीबी सी बोले जरा। जी जनाब। सर जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, अगर हुकूमत में विल होती इलेक्शन कराने की, तो फिर ये था कि वो जून में सेंसस हो गया था, उसकी डिलिमिटेशन स्टार्ट कर देते, नोटिफाई कर देते, तो अब तक तो वो हो चुकी होती और सफिशिएंट टाइम मिल जाना था 90 दिन का, जिसके अंदर वो इलेक्शन करवा देते। लेकिन देखिए, असेंबलियां तहलील होने से चंद दिन कबल उन्होंने वो किया, उसकी मरदमशुमारी की नोटिफिकेशन जारी किया, और फिर टाइम बचा ही नहीं कि वो आगे जाते। तो मैं समझता हूँ कि ये भी डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो शुरू से ही हो रहे थे। अच्छा, वो नियत फिर पिछले वजीर आजम की खराब थी, अकेले की नहीं। देखिए, एक वजीर आजम की हम बात नहीं कर सकते, ये तो पूरा सेटअप होता है जिसको कहा जाता है कि वो जिम्मेदार है। अब सिर्फ अकेले वजीर आजम को जिम्मेदार ठहरा देना, नॉन इलेक्टेड पर्सनैलिटी की नियत खराब थी। नियत से मुराद मतलब कि नियत नहीं थी कि इलेक्शन हो 90 रोज में। देखिए ये तो अब आप इसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जनाब आप एक बेहतर पोजीशन पे हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर पोजीशन पे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि लेकिन हम ये समझते हैं कि उसको नोटिफाई करने का दो
2.5 महीने डिले जो है वो फैटल है। उसको नोटिफाई पहले कर देते, मई के एंड में हो गई थी, जून में ये कर देते तो ये मुमकिन था कि आज इलेक्शन का स्केड्यूल जो है वो अनाउंस हो चुका होता। चलें, इसके लिए आपका इदारा क्या करेगा, मैं आपसे पूछता हूं। अगर 90 रोज से ऊपर जाते हैं, कानून एक दफा आइन फिर जो है वो आइन बनाने वालों की और आइन को इंटरप्रेट करने वालों की नज़र में शायद आइन टूट जाएगा, लेकिन वो सारे खामोश रहेंगे या फिर कोई वावेला होगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपकी तरफ आएंगे, फिर मैं कैसर साहब की तरफ जाऊंगा। अब्दुल्ला साहब, इलेक्शन 90 रोज में नहीं मिलेंगे पाकिस्तान की अवाम को। जनाब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ताल्लुक है इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, एक ऐसा बहस है कि पाकिस्तान के अंदर लोग क्या इलेक्शन आने वाले वक्तों में चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सियासी निज़ाम लोगों के सामने पिटा है और जिस तरीके से सियासी लीडरान जो हैं वो जो चेहरे हैं वो लोगों के सामने कुछ अरसे से आश्कार होना शुरू हुए हैं। मेरे ख्याल है कि ये बड़ा मुश्किल मरहला हो जाएगा। और जिस तरह से इस टाइम पे माफियाज के खिलाफ एक जो जंग शुरू है, क्योंकि पहले आपको याद है चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि मैं मजबूर हूँ माफियाज के हाथों, तो आज तो माफियाज जो हैं वो शायद मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर ये मजबूर होते हुए मजीद नजर आए और पाकिस्तान की मईशत को भी इस्तेहकाम मिला, गैर ममालिक की सरमायाकारी भी आना शुरू हुई, पाकिस्तान के अंदर जो है वो आज की हालत ये है कि डॉलर जो पाकिस्तान में सस्ता हुआ वो तो एक खबर है, लेकिन जो दूसरी खबर है, जो बड़ी खबर है कि आज अफगानिस्तान में 8 रुपया डॉलर महंगा हो गया है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान से स्मगलिंग जो डॉलर की थी उसकी रोकथाम कर ली गई है। तो ऐसी सूरत में हाल में लोग जो है वो अपने मामलात को, अपनी रोजी रोटी को देखेंगे, ना कि इलेक्शन की जो कैंपेन्स हैं उनके अंदर जाके खराब करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, आप मुझे ना डेमोक्रेटिक फ्रेंडली नहीं लगते। जब मैं आपसे बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आप चाहते हैं कि ये टेक्नोक्रेटिक सेटअप ये इसी तरह चलता रहे, क्योंकि कोई फिर इलेक्टेड वजीर आजम आएगा, वो फिर हाथ जोड़ेगा, बिजनेसमैन को कहेगा यार मुझे पता है आप बड़े मजबूर हैं, मैं आपसे ज्यादा मजबूर हूं। इस तरह हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। आप ये चाह रहे हैं कि ऊपर से ही ऑर्डर आते रहें, इस्लामाबाद के ऊपर पिंडी हावी रहे। मैं नहीं चाहता। आप अवामुन नास की राय पूछ लें। बेहतर यह है कि किसी दिन आप सलाना भाई मेरे साथ जाएं और हम दोनों भाई जो है में चौराहों में लोगों से पूछें। लेकिन बहरहाल मैं डेमोक्रेटिक फ्रेंडली हूं, लेकिन ये डेमोक्रेसी जो कि फॉर द थीव्स बाय द थीव्स ऑफ द थीव्स है, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं। मैं खुद एक डेमोक्रेटिक पार्टी को चला रहा हूं, ये बात नहीं है, और मैं इलेक्शन कमीशन का एहतराम करता हूं, उसके अंदर रजिस्टर्ड हूं। लेकिन हकीकत यह है कि कौम को इस टाइम पे क्या चाहिए, क्योंकि हमने ये देखा कि मुल्क के लोग गरीब हो रहे हैं और मुल्क के सियासतदान अमीर से अमीर तर हो रहे हैं। ये है वो खतरनाक सूरत हाल। बहरहाल जो हो रहा है मैं तो उसके ऊपर बात करता हूँ वकार साहब। अब मसला ये है कि मुझे लग रहा है कि जो मौजूदा जो सिलसिला चल रहा है ये यहाँ ठहरेगा नहीं और इसके ऊपर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स आएंगी। नतीजा ये निकलेगा कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी की तरफ जो है वो मामलात चले जाएंगे और फिर एक ऐसा सिस्टम जो है वो लाने की कोशिश की जाएगी जिसके अंदर जो है सिर्फ मुल्क के गरीब अवाम का और मुल्क के इस्तेहकाम का और मुल्क के जो मसाइल हैं उनका हकीकत के साथ जो है वो ताल्लुक जोड़ दिया जाए। क्योंकि नजर ये आ रहा है कि जो मुझे आपकी बात ही नहीं समझ, मुझे बताएं ना कि एक जो वोट लेकर आता है वो अगर दर्द नहीं समझेगा, जिसने वोट ही कभी नहीं लेने या फिर जिसको ताल्लुक ही नहीं है आवाम से, वो अगर सिस्टम जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं उस तरफ बढ़ेगा तो वो कैसे आम बंदे की, अवामुन नास की राय को मुकद्दम रखेगा? जी, वोट लेके जो आए थे उन्होंने अवामुन नास की राय को मुकद्दम जाना? क्या अवामुन नास के मुताबिक कोई फैसले हुए? वो जो बिल जितने पेश किए गए, ये जो पिछली हुकूमत के 16 महीने गुजरे हैं, इसमें 57.4% पाकिस्तान का रुपया डीवैल्यू हुआ। क्या ये अवाम की राय को सामने रखा गया था या में इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर वो जो तमाम बिल पेश किए गए लेकिन गरीब के आदमी के लिए कोई बिल नहीं पेश किया गया? गैस की कीमतें 350% बढ़ा दी गई, अद्वियात की 550% बढ़ा दी गई,
बिजली को होश उनके राफे बारे कर में दिए। बात कर लेना। नैब की तरमीम करते रहे, कुछ नहीं किया, 16 माह के अंदर तबाही मचा के चले गए। ये भी कर दें जरा बात, फिर मैं आगे बढ़ूँ। बिल्कुल बिल्कुल डन हो गया। कैसर अहमद शेख साहब, सर आप लोगों का फ्यूचर मुझे तो बड़ा खतरे में नजर आ रहा है जनाब। सियासतदानों ने पिछले, आप तो माशाल्लाह सबसे सीनियर सियासतदान हैं और सीनियर पार्लियामेंटेरियन मैं कहूँगा, मुसलसल आप फतह याब होते रहे, पार्लियामेंट के अंदर बैठे रहे। रिजल्ट पाकिस्तान की इकॉनमी में आप लोगों का सबका सिफर, आप लोगों की हुकूमतों का रिजल्ट सिफर, आप लोगों की अवाम के ऊपर एतमाद का रिजल्ट सिफर। इसलिए अब आप लोग होने जा रहे हैं सिफर जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास वराना, बहुत अच्छी डिस्कशन कर रहे हो। यही डिस्कशंस होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले। हाँ जी, देखिए मेरी हम तो एवं डोर बजा मई 2022 में, आज से कोई 1.5 साल पहले 25 मिनट की तकरीर, जब हमारी हुकूमत आई ना, 16 महीने वाली हुकूमत, उससे 15 दिन बाद मेरी 25 मिनट की एक तफसील से तकरीर है जिसमें मैंने वावेला मचाया और मैंने कहा कि हमारा जो मईशत का मरीज है वो वेंटिलेटर पे है। मैंने कहा, आप उस वक्त पीटीआई वाले कह रहे थे और आप सब भी हजरात यही कह रहे थे। मुझे तो सिर्फ आप और शब्बर जैदी जो है ना वही मुखलिस नजर आते हैं, वही वावेला करते रहे, बाकी सारे खाते रहे। बात अगर सुन लेना, अगर बेशक आप सवाल मैंने 10 दफा सुनी जरा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बात सुनेंगे नहीं तो ये तो रिकॉर्डेड है ना, इसमें तो मैं नेशनल असेंबली की स्पीच की बात कर रहा हूँ। मैं डेट दे रहा हूँ आपको, 12 मई 2022 की तारीख दे रहा हूँ। जब हमारी हुकूमत आई उसके 1 महीने के बाद मैंने ये कहा कि हमारा मरीज जो मईशत का है वो वेंटिलेटर पे है। पीटीआई कह रही है कि इलेक्शन करा लो, पीटीआई कह रही है जलसे कर रही थी, जुलूस निकाल रहे थे। मैंने कहा, पहले अपने मरीज को तंदुरुस्त कर लो जिसकी तुमने शादी या निकाह करना है, पहले उसको तो सही कर लो। ये और आज वही बात, एग्जैक्टली वही बात 1.5 साल बाद आसिफ जरदारी साहब ने कही। तो 1.5 साल क्या करते रहे आप? आसिफ जरदारी साहब ने देर कर दी, मेहरबान आते आते। जी बात ये है, हम सब लड़ाई झगड़े के चक्कर में चोर डाकू कहते रहे। हमारा मुल्क जो है ना, पहले 20 साल, हालांकि 1968-69 तक दुनिया हमारी तरफ देख रही थी, हमारा मुल्क आगे जा रहा था, हमारी ग्रोथ 6-7% थी। इंडिया की ग्रोथ को कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, IMF कहती थी। लेकिन हमने अपना लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। पहले तो हमने जो इलेक्शन 1970 में हुए, हमने उन फेयर इलेक्शन हो गए, बिल्कुल उसको माना नहीं, उसके मैंडेट को। गलतियां अपनी सोचो क्या हुआ और किस तरह उसको ठीक करना है। आप तो 16 महीने के ऊपर आ जाते हो, 16 महीने ये हुआ। ओ भाई देखो तो क्या हुआ, क्या ईस्ट पाकिस्तान जो चला गया वो इस 16 महीने की हुकूमत की वजह से गया? नहीं, वो उन्होंने उस पार्टी ने तोड़ा जिसको आपने वजारत खारजा दी। मैंडेट पीपल पार्टी, ये पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ। हम पॉलिटिशियन जो टरमाइल करते रहे ना, कसूर हमारा पॉलिटिशियन का है, नाम जिसका भी दे दे। तो फिर सही कह रहे हैं अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जिसको मैंने इंटरप्रेट किया कि आप लोग जीरो होने जा रहे हैं। और बाकी इदारे जो है ना, बाकी इदारे हैं वो भी इसी तरह चलते रहे, वो सपोर्ट करते रहे। आप बताइए ना कि इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन का मैंडेट माना नहीं गया, पहला झगड़ा तो वहां हो गया। 70 तक पाकिस्तान आगे जा रहा था। कोरिया को हमने जाके प्लानिंग दी, अपनी 5 ईयर प्लान, डॉक्टर महबूब हक साहब। अच्छा, अब उसके बाद क्या, 77 में फिर इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन को भी नहीं माना गया, और फिर लग गया, जुडिशियल मर्डर हो गया, वहां भी पीपल पार्टी। और 1988 में बेनजीर की हुकूमत आई, आप लोगों ने इदारों के साथ मिलकर 1990 में उनकी हुकूमत को गिरा दिया, ऐसा भी हुआ। अभी भी हम समझ रहे हैं, हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है, हमारे लोग भी बड़े मेहनती हैं, और लोग बताओ, अब क्या आवाज ड्रॉप, पीटीआई 3 बड़ी पार्टी है ना, 3 बड़ी पार्टी है ना पाकिस्तान में। जी सर 4 साल मिल गए पिछले 15 सालों में, और पीपल पार्टी को 5 साल मिल गए। और ये अगर साल मुस्लिम लीग का डाल दो, अलग पोलिटिशियन गवर्नमेंट है, 6 साल मुस्लिम लीग को मिल गए। ये 15 साल तीनों बड़ी पार्टियां आई, कोई मार्कर नहीं लगा, जमहूरियत रही ना। 15 साल पहले का पाकिस्तान और 15 साल बाद का पाकिस्तान देख लो, क्या कौन सा बेहतर था? बस बड़ा सवाल ये मैं हसन बादशाह साहब की कसूर ये है, हम देखिए आवाज ड्रॉप हो रही है। इंडिया और बांग्लादेश हुए जो हमारे पड़ोसी जो मुल्क है ना, जमहूरियत में उन्होंने कामयाबी हासिल की है,
लोग हमारे तो आप बेसिकली एक पॉइंट में कहना क्या चाह रहे हैं, ये तो आपने सारा एलैबोरेट कर दिया ना, कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई सियासतदानों को जरा साइड पे बिठा दें, क्लास से बाहर निकाल के उनके हाथ खड़े करके ना वो जिस तरह बच्चे को सजा देते हैं उस तरह करें। एक मिनट मौका दे दो तो मैं बता दूं क्या मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हैं, उसका कोई मिल के चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके कोई हल निकालते हैं। हम तो लड़ाई झगड़े एक दूसरे को दाखिल करते रहे। हसन रजा पाशा साहब, हर बात सुनना, 6-7 बंदे हैं हर पार्टी में, वो 6-7 बंदे आपस में फैसले करते हैं ना, इलेक्शन होते हैं आप पार्टियों के अंदर, वही विरासत वाली क्या बात जमहूरियत चल रही है और आप जमहूरियत के अलाप रहे हैं, उसका कोई कुछ नहीं कहता। यानी नवाज शरीफ, इसाक डार, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, ये सारे बैठ के सारे आप देख लो, ये लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के बंदे हैं सारे, पूरे मुल्क में। हसन साहब जरा मौका देना जरा, ये जब तक आप सबको मौका नहीं देंगे, सब पीटीआई है, देखिए पीटीआई है, कोई पार्टी है जिसने अगर कोई देखिए 9 मई का जिसने मामला किया है, जो मुजरिम है उसको तो छोड़ दे, अदरवाइज तो जब तक आप हर एक को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे, आप मिलजुल के बैठोगे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, अगर टर्माइल करते रहे, अगर एक दूसरे से, पाकिस्तान इसी से चला जाता रहे। तो आप कभी 16 महीने की हुकूमत, कभी 3 साल की हुकूमत, कभी 5 साल की हुकूमत को मोड़ देगा, कोई नई आ जाएगी हुकूमत, वो कामयाब हो जाएगी। ये 18 दिन माशाल्लाह सर बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, आज तो मुझे फरिश्ते नजर आ रहे हैं इंसान की। ये मुझे ये बताया 18 दिन सर जरा जाने देना, आगे भी वो चले जाएंगे फिर। आपका पॉइंट समझ आ गया, मुझे सारी समझ आ गई, वहां भी समझ रही है। हसन रजा पाशा साहब एक तो वोट लेने के लिए जो आए थे उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि क्लास के अंदर एक तो प्रिंसिपल है या टीचर है, एक मॉनिटर है जिसने शिकायत लगा दी, जो क्लास का प्रीफेक्ट कहते हैं या जिसे कहते हैं कि जी मॉनिटर कर रहा है क्लास को, उसने शिकायत लगा दी और उस्ताद ने सारे नालायक बच्चों को बाहर खड़े करके हाथ खड़े कर देने हैं। यह है हमारे सियासतदानों का मुस्तकबिल इस वक्त, ऐसा ही है पाशा साहब? और ये तारीख कई दफा इस मुल्क में दोहराई भी गई है, और फिर उन्हीं बच्चों में से उठा के गले लगाया गया और उनको फिर मॉनिटर बना दिया गया अगली क्लास में जाके। तो ये सिलसिला तो फलाना फाक चल रहा है इस मुल्क में। और आप देखें कि ये किस तरह पहिया चल रहा है, जो इक़्तिदार में होते हैं उसके बाद उनका वो इक़्तिदार से हटते हैं तो जेल चले जाते हैं, और जो जेल वाले होते हैं वो इक़्तिदार में आ जाते हैं। जी सर। और ये सिलसिला चलता जा रहा है, और एक दूसरे को ये मारते हैं, कभी नैब के जरिए, कभी किसी और के जरिए ये टारगेट करते हैं, और बाकी सब तमाशा देख रहे होते हैं। मेरी हुकूमत है, मैंने अपनी अपोजिशन को टारगेट किया, उनको अंदर किया, उनकी हुकूमत आई, उन्होंने मुझे अंदर कर दिया, यही सिलसिला चल रहा है। तो इस दफा इन्होंने कुछ सीखा नहीं है? हाँ जी पाशा साहब, अब्दुल्ला साहब आप बताइएगा, इस दफा कुछ सीखा नहीं है इन्होंने? अच्छा पाशा साहब कंप्लीट कर ले, फिर अब्दुल्ला भाई आप। जी पाशा साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब इक़्तिदार में होते हैं सब अच्छा की रिपोर्ट मिलती है, और ये तकालीफ भूल जाते हैं कि वो किन तकालीफ से गुजरे हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, और जो दूसरों को वो पहुंचा रहे हैं वो बिल्कुल उसी तरह की है जो वो खुद फेस कर चुके होते हैं। नहीं तो आप किस बेस पे कह रहे हैं कि इस दफा आपको कितनी उम्मीद है कि जो क्लास का बाहर नालायक बच्चा हाथ खड़े करके वो कुर्सी बन के जो चेयर बना देते थे हमारे उस्ताद, उस तरह वो बैठा हुआ है, वो सजा में है, उसको किस तरह मॉनिटर बनाया जाएगा? अटक वाले को किस तरह मॉनिटर बनाया जाएगा? मुझे तो तारीख ही नजर आ रही है, अंधेरे नजर आ रहे हैं, आपको रोशनी नजर आ रही है कोई? मैं आपको बताऊं, एक सबसे खतरनाक केस जो बज़ाहिर लग रहा है वो है तोशाखाना वाला केस, और जो उस केस का हशर हुआ वो ऐसे लग रहा है कि वो जज साहब ने उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस अंदाज में उसका ट्रायल किया और सजा दी, जो कि एपलेट स्टेज पे जाके उनको बेनिफिट मिलना है। तो मुझे बताएं कि अल्टीमेटली हु वुड बी द बेनिफिशियरी? केस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको जो प्रोसीड किया गया, जो कंडक्ट किया गया, उसमें ऐसे फ्लॉज छोड़े गए, ऐसी डेफिशिएंसी छोड़ी गई कि उनको बेनिफिट मिल जाना है। तो ये इस तरह के मामलात होते हैं। आप देखिए, जब तक हुकूमत अपोजिशन में रहते हैं, हुकूमत किसी और की होती है, कोई अदालत जमानत लेने के लिए भी तैयार नहीं होती, और जो ही वो बाहर निकलते हैं और ये हुकूमत में आते हैं, दूसरी पार्टी जो मुल्ज़म होती है, फौरन हर जगह से उनको जमानतें भी मिल रही है, बरी भी हो रहे हैं, और सारा निज़ाम चल रहा है। ठीक ले अब्दुल्ला साहब,
आप बताइए, आप बोलिए। देखिए बात वही है कि मैंने जो बात की तो उस टाइम पे आपने मुझे जमहूरियत मुखालिफ करार दे दिया, लेकिन मैंने कब मेरे करार जो दिया? दोनों तो वही बात है। और अपने सिस्टम की नाकामी का तो बिलावल भुट्टो ने इकरार कर लिया था, जो आखिरी तकरीर उनकी असेंबली में थी, उन्होंने कहा हम फेल हो गए हैं। और उन्होंने पे भी और खालिद साहब के ऊपर भी जो है वो नुक्ताचीनी की थी, डॉन का बकायदा आर्टिकल मौजूद जी, उन्होंने कहा था, मैंने सुना कि आप मेरे लिए और मरियम के लिए राहें मुश्किल ना करते जाइएगा। जैसे आपने ठेका लिया हुआ ना दोनों ने प्राइम मिनिस्टर बनने का। हाँ, तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं और मरियम खेले, बाकी दुनिया में कोई ये कौन सी जमहूरियत है? ये आप मुझे बताएं कि ये जो क्या पार्टियों में क्या बड़े लोग हैं वो कल के बच्चों के सामने पीछे बांध के खड़े हुए होते हैं, जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानी, जिन्होंने डंडे खाए, मारे खाए, जिन्होंने जेल, ये उनकी कुर्बानी है कि वो आज पीछे खड़े हुए हैं। शायद खाकान अब्बास साहब के इंटरव्यू आपको नहीं पता क्या इसी तरीके से जो आपके सामने नहीं गुजरे? बिल्कुल गुजरे। असल मसला ये है कि इस पूरे सिस्टम से लोगों को बाहर उठ गया। आप दुरुस्त कहा कि ये मौजूदा तर्ज जमहूरियत, मैं जमहूरियत के खिलाफ नहीं, लेकिन मौजूदा तर्ज जमहूरियत के खिलाफ हूँ जिसमें आवाम के लिए कुछ नहीं मिला। ये देखें ना, आप एक फैक्ट्री का कर्जा लेते हैं और उसके बाद कर्जा वापस भी करते हैं और उस फैक्ट्री से 10 फैक्ट्रियां बनाते हैं, और पाकिस्तान में ऐसी 12 मिसालें मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान कर्जा लेता है, लेकिन पाकिस्तान के सिर्फ सियासतदान और चंद अशराफिया के लोग जो है वो अमीर होते हैं और अवाम गरीब से गरीब होती है। इसका क्या वजह है? इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है। करप्शन के अंदर पाकिस्तान का दुनिया के चंद आखिरी ममालिक में 140वें नंबर के ऊपर नाम क्यों आता है? ये फैसला आपने और मैंने नहीं, अवाम ने करना है। जो आज रोटी को तरसी हुई है और किसकी पॉलिसी की वजह से तरसी हुई है, ये तो वही बताएंगे। अच्छा, अवाम क्या करे? अब आप मुझे बताएं, या इलेक्शन ना हो, कोई और सिस्टम आ जाए, फिर अवाम क्या, कहां पर अवाम को रेट करेंगे? क्या करे अवाम? जो आज निगरान हुकूमत है उनके नारे लगाना शुरू कर दे अवाम जिंदाबाद के। देखिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी हो सकता है। इट इज टाइम हम एक कौमी कंसेंसस डेवलप करें और उसके अंदर हम ये तय करें कि पाकिस्तान के लिए कौन सा तर्ज सिस्टम जो है जो पाकिस्तान की आवाम के लिए 75 सालों के बाद देख लेना। अभी हम प्रीएम्बल में ही फंसे हुए हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के। सिस्टम कौन सा होगा, होना क्या है, करना क्या है। अनफॉर्चुनेट सर। तो कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन आम आदमी को रिलीफ नहीं दे रहा तो जरूर है कि आम आदमी जो है वो खुदकुशी कर ले और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सलामत रहे। मेरा ख्याल है कि हमें दूसरी तरफ और देखना चाहिए कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन आम के भलाई, फलाह और बहबूद के लिए नाकाफी है तो एक नया, चलो मैं मेरे ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं कमेंट कर दूं, फिर ना बुरा बनाइएगा। जरा चेहरा दिखाना मुझे जरा अब्दुल्ला भाई का। अब्दुल्ला भाई, ऐसे जैसे आप बात कर रहे हैं मुझे लगा जैसे जनरल मुशर्रफ साहब बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें बख्शे। नहीं, सब कुछ नहीं है। चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा कैसर साहब, मुझे बताइएगा जो इकदाम पिछले एक हफ्ते में हुए, डॉलर नीचे, पाकिस्तान में चीनी का भी रेट मैं देख रहा हूँ नीचे आ रहा है, और जिस तरह अब्दुल्ला भाई ने भी बताया कि अफगानिस्तान के अंदर डॉलर, बड़ी खबर यह है कि वहाँ पर महंगा हो रहा है। ये स्मगलिंग जो हो रही थी उसको रोक देना, डॉलर का पीछे आ जाना काफ़ी है, या स्मगलिंग जो कर रहे थे उनको पकड़ना भी आगे एक कदम? और दूसरा, मईशत अब आपको नज़र आता है कि ये निगरान हुकूमत के टेन्योर में ट्रैक पर रहेगी और बेहतर हो जाएगा? पीछे आपको जो इलेक्टेड हुकूमत हो, अगर इलेक्शन होते हैं, ये देते हैं तो बेहतर हालत में देंगे जनाब? देखिए, हमारे यहाँ भरपूर स्मगलिंग हो रही है, आज से नहीं हो रही, थ्रू आउट हो रही है। हमारी कुल आमदन जो है ना, जो FBR का रेवेन्यू है, वो कोई पिछले साल 7,500 अरब हासिल हुआ है। अगले साल हमारा कोई 9,500 अरब का तखमीना है। अब बताइए, 6-7 हजार अरब तो हम वैसे करप्शन हो रही है हमारे यहाँ, स्मगलिंग हो रही है, हमारे यहाँ अंडर इन्वाइजलिंग हो रही है, सबको पता है, सब मिले हुए हैं, पैसा यहाँ इन्वॉल्व है और कोई बंदा किसी को ठीक करने के मूड में नहीं है। हर एक को पैसा मिल रहा है। हर डिपार्टमेंट, जहाँ जो शोबे हैं ना, बड़े बड़े शोबे जहाँ पे बिठाए जाते हैं लोग, वो पैसा लेके बैठते हैं।
उसके बाद वो पैसा बनाते हैं, और फिर जहाँ से अमीर आदमी अमीर हो रहा है और दरमियाना बंदा और छोटा उसका। आप मुझे बताइए कि ये पिछले दिनों पीटीआई की हुकूमत ने $3 अरब तकरीबन मुफ्त दे दिया, ये कोई 9,000 अरब रुपए, 90,000 करोड़ रुपए बनता है, वो दे दिया 3-4% पे चंद 630 अमीर आदमी। ये स्मगलिंग बहुत अच्छा स्टेप हुआ है। स्मगलिंग को कितने दिन रोकते हैं, ईरान से भी स्मगलिंग हो रही है फुल फ्लेज, जहाँ चाहे आप, हम कहते हैं ना हमारी फैक्ट्री में कोई भी कोई कहेगा कि फलां जगह पहुंचा दो, वहां वो पहुंचा देंगे। अब बताइए कि इस तरह कभी कोई मुल्क चलते हैं, हम किस तरह मुल्क चला रहे हैं। बिजली के देखिए, ये जो मैं टर्माइल की बात कर रहा था, क्या था, एक वक्त था जब कालाबाग डैम हम बनाने जा रहे थे, उस वक्त आपस में पॉलिटिकल टर्माइल रहा। अगर कालाबाग डैम बन जाता तो ये जो बिजली की आज जो हंगामे हो रहे हैं, ये होता कितना सस्ता हमारा वो डैम बनता। लेकिन हम वही एक दूसरे के झगड़े में, हम टर्माइल, हम मुल्क को बजाय पॉलिटिशियन मिलजुल के मुल्क की बेहतरी के लिए आए, बेहतरी करें, मुल्क को आगे बढ़ाएं। हम एक दूसरे के झगड़े के और कोई ना कोई बहाना बना के, कोई प्रोवेंशनलिज्म, कोई मजहबी तौर पे इख्तिलाफ, हमें अब समझना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ हो गया, हम बहुत डाउन चले गए हैं, और इस वक्त हमारा जो स्मगलिंग का ये कट हुआ है, इससे बड़ा बेनिफिट हुआ है। आप देखा आपने, और इस वक्त पाकिस्तान को 2 दिन में बेहतर कर सकता है, और वो सिर्फ आर्मी चीफ साहब ही कर सकते हैं मौजूदा ये सिर्फ बात नहीं है, कोई भी कर सकता है जिसकी नीयत साफ। देखिए हमारी नीयत ही साफ नहीं है। हम सब ने पैसा बनाने के लिए यहाँ पॉलिटिक्स भी की है, और जो आर्मी है उनमें पार्टी सेना निकाल दे। अब आपको अल्लाह खैर ही करे। देखिए जब तक कोई भी, देखिए इलेक्शन आपको फेयर कराने पड़ेंगे, पब्लिक के सही नुमाइंदों को जो इलेक्ट हों, उस तरह हर वक्त तो हम इलेक्शन में कोई मानता नहीं, आज तक तो किसी ने इलेक्शन के रिजल्ट नहीं माने। फिर जमहूरियत पार्टियों के अंदर करनी पड़ेगी, पार्टियों के अंदर जमहूरियत करनी पड़ेगी। जी क्या बोला मैंने कहा कैसर साहब से सवाल है कि वो कौन से सही नुमाइंदे आएंगे जो पिछले 70-75 साल से नहीं आ पाए, आप देख लें ना। हाँ जी, ये नुमाइंदे नहीं, वो तो आए, लेकिन इलेक्शन मानते हैं। अब्दुल्ला साहब आप खुद होंगे, जब इलेक्शन जिता किसको दिए? देखिए मैं जीता हुआ था 2008 का इलेक्शन, निकले मेरे डब्बे, वो कहते हैं वोट अंदर पड़े हुए, गिनने नहीं देते आपको। ये होता है हमारे मुल्क में। आपको अभी यंग है ना, तो आपको पता नहीं है, मैं अभी भी पड़े हुए होंगे वो वोट। 40-45 लोगों के हैंड राइटिंग से कोई 100 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट बना हुआ, उन्हीं के कांटे वो मिलते हैं, उनके हैंड राइटिंग मिलती है, जाके कोई पूछने वाला नहीं है। भाई फेयरनेस करना पड़ेगी, इंसाफ करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पैसा है यहाँ, पैसे में जो भरनी काम करवा लो यहाँ। तो जब तक ये होता रहेगा, आपको अपने जो आप लीडर, आपके जो पार्टियों के लीडर हैं, उनमें कहाँ इलेक्शन होते हैं? पार्टी में इलेक्शन नहीं है। पार्टी में एक ही चंद लोग ही रह गए हैं। पूरे मुल्क में 25 करोड़ पे 2-3 फैमिली रह गई है जो पॉपुलर है, जो रिजल्ट निकाल सकते हैं, और फिर वही टेक्नोक्रेट आ जाते हैं। देखिए आपका आईन कहता है कि कौमी असम्बली मईशत के मामलात को वहाँ बजट बनाएगी और मईशत के मामलात को हल करेगी। कभी आपका कौमी असम्बली से फाइनेंस मिनिस्टर बनता नहीं है, कभी वर्ल्ड बैंक से आ जाता है, कभी IMF से आ जाता है, कभी यहाँ के बैंकों से आ जाता है, कभी समधी आ जाता है, कभी रिश्तेदार वाला होता है वो आ जाता है, कभी कोई टॉफियां बेचने वाला आ जाता है। और मैं अब बताइए मेरा क्या काम था कि मैं पॉलिटिक्स में आता? मेरी फैमिली कभी आई या और तीनों चैम्बरों से पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मैं आपको सुनी जा रहा हूँ, मुझे बता देना, मैं ये बता दें कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एक फैमिली 3 चैम्बरों से उसने वोट लेके बिजनेसमैन के वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। मैं क्यों गया ये असेंबली में और क्यों 30 साल से गली गली धक्के खा रहा हूँ कि मुल्क को मैंने देखा है दुनिया को बनते हुए, मैंने देखा है चाइना कैसे बना, मैंने देखा है कोरिया कैसे बना। मेरी ख्वाहिश थी कि हम कोई मुल्क के लिए कोई बेहतरी कर सकते थे, बहुत कुछ कर, मौका ही नहीं। मुझे देखिए 280 इलेक्ट होते हैं एमएनए, वो 280 मेरे हर पार्टी फाइनेंस कमेटी में अपने बंदे देते हैं। 21 आदमी फाइनेंस कमेटी में होते हैं, 21 बंदों में हर बार वो मुझे चेयरमैन इलेक्ट करते हैं वहां। अब उसके बाद चेयरमैन के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, वहां से फैसले हो जाते हैं ECC में, और जो 2-4 बंदे फैसले करके यानी आप कह रहे पूरे का पूरा निजाम ही बिगड़ा हुआ है। ठीक है, पूरा निजाम बिगड़ा हुआ है। इसको रीसेट करने के लिए हसन रजा पाशा साहब आप बता दें। बात को खत्म कर रहा हूं, मेरी बात को जी सुनवाइए, सुनाए आप सीनियर आदमी है सर, मैं एहतराम करता हूं। मेरी बात सुनिए ना, ये जो लेजिस्लेशन आती है ना,
चंद बंदे फैसला करते हैं कि ये हमने बिल लाना है, किसी से पूछा नहीं जाता पार्टी से। अब अगर वो पार्टी अगर असेंबली में आ जाता है, अगर हम उसके खिलाफ कोई बात करें तो हम पार्टी से शोकाज हमें देगी। हमारा क्या रोल है किसी एमएनए का? रोल ही कोई नहीं है यहाँ किसी का, सिर्फ हर पार्टी के 4-6 बंदे। आपका है रोल सर, आपका रोल है, आपने फोन कॉल्स लेनी होती है, सेनेटर्स ने और एमएनएस ने फोन कॉल्स लेनी होती है, ये वाला बिल पास करवाना है, ये वाला नहीं करवाना, मैनेज होना होता है सर, बड़ा अहम रोल है सर। मेरा भाई 97 से 99 तक मैंने 2.5 साल आपको लॉज के अंदर कैद भी कर देते हैं सर, बाहर से कुंडी लगा देते हैं, आपका बड़ा अहम रोल है सर। भाई बात तो सुन लो, 2.5 साल मैंने तनख्वाह नहीं ली कि भाई मुल्क के हालात खराब हैं, ये तनख्वाह लोगों के लिए दे दो। मैंने अपनी तनख्वाह नहीं ली, रिकॉर्ड की बात है। ठीक है, वेल डन सर। मैं आगे पीएम बनाया गया, मैंने गाड़ी नहीं ली, मैंने झंडा नहीं लगाया। सर आप तो अमीर आदमी हैं, अच्छा किया आपने नहीं लिया। अमीर आदमी की बात नहीं है, मैं अमीर आदमी हूँ, लेकिन काम करना, मुझे काम करना, जो मैं लोगों को अमीर करना चाहता हूं। नहीं जी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, खुदा के लिए सुन लें यार, मरियम साहिबा आप ही सुन लें। ये देखें, ये हाल है आपके एमएनए का, ये बुरी बात है। मैं सही बता रहा हूं सर, आप टेंशन नहीं लेनी, आपने टेंशन लेनी, कुछ नहीं होता। हाँ, रिज़्क़ इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में। नहीं, बहुत कुछ होगा पाकिस्तान में अगले अरसा। ये जो हो रहा है ना, वो कोई 2-4 दिन में हुआ, बेहतरी हो गई ना, हालात बेहतर हो गए सर। हसन रजा पाशा साहब, ये जो रीसेट एक मैकेनिक आए हैं, 1.5 साल है, पाकिस्तान का ही खित्ता है। देखो हमारा खित्ता तरक्की कर रहा है, चाइना और इंडिया इस वक्त दुनिया का 50% जो ग्रोथ है ना, वो हमारे 2 पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं अगले 2-3 सालों में, और हम नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं कर रहे? पाशा साहब सुन पा रहे हैं मुझे? लगी पड़ी है। हाँ जी पाशा साहब, पाशा साहब जी, हसन रजा पाशा साहब जी, बनाना साहब। अच्छा पाशा साहब, जरा लबकुशाई कीजिएगा। ये जो अभी आजकल एक ऑटोमोबाइल के चीफ इंजीनियर साहब हैं, या ऐसे कह लें कि पाकिस्तान एक गाड़ी है, उसको सेट करने के लिए, इंजन ऑयल चेंज करने के लिए हर एक महकमे से अलग अलग बंदा चाहिएगा, कोई रिम ठीक करने वाला, या एक ही बंदा जो है वही एक्सपर्ट है कि वो बस पकड़ेगा गाड़ी को, ट्रैक पे लगाएगा, धक्का देगा, चल तेरी ऐसी की तैसी? ऐसे होना है पाकिस्तान के साथ? मौलाना साहब, पहले तो मैं एक बात अब्दुल्ला गुल साहब की माजरत के साथ, कि ये जो आज इन्होंने फरमाया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, तो मैं इसके, उन्होंने कहा हो सकता है, इससे इख्तिलाफ करता हूँ। करें। और दूसरी बात उन्होंने फरमाई कि आइन भी नया बनना चाहिए, और इस पे भी मैं इख्तिलाफ करता हूँ। बड़ी मुश्किल से 1973 में आइन बना, मुत्तफिका आइन बना, और उसमें पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया गया, और वो चल रहा है। अगर किसी की गलती की वजह से, किसी की जाति की वजह से, किसी की नाअहली की वजह से अगर हुकूमतें बनती टूटती रही, तो इसका कसूर पार्लिमानी निज़ाम का नहीं है, इसमें हमारी अपनी दिल और विश नहीं है कि हम इसको बरकरार रख सकें। तो ये एक मैं बात करना चाहता था आपसे। दूसरी बात जो है, वो आप फरमा रहे हैं कि ऑटोमोबाइल है और ऑटो मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन सारा एक ही। सर आजकल वर्कशॉप जो है वो मल्टीपर्पज वर्कशॉप है, उसमें सारे काम होते हैं, होती है, सही कह रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का भी वर्क है, मैकेनिक भी है, टायर ट्यूब भी सारे वहाँ ठीक होते हैं। तो आजकल लेटेस्ट वर्कशॉप यही आ रही है, आप कहीं भी जाए तो ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। लेकिन मैंने ऐसी कोई वर्कशॉप नहीं देखी जहां पर मैं अलाइनमेंट भी करवा सकूं। अलाइनमेंट के लिए मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। नहीं, मेरा ख्याल है सब कुछ ठीक हो जाएगा, अलाइनमेंट तो करवानी पड़ेगी। किसी बहुत ही अच्छी वर्कशॉप में जाए तो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग भी वही होती है। अच्छा ठीक है। तो आपको लगता है कि एक ही छत तले सारे मसलों के हल हैं और वो उन्होंने टेकअप कर लिया है, अब ये गाड़ी चलेगी? सर आप जो है कि आज अगर डॉलर नीचे आ गया, एक थोड़ा सा ताजरान को या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको टाइट करने से, तो ये पिछले 16 माह में क्यों नहीं हुआ, या उससे पहले 3.5 साल तक क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन ये है, इसको आप सोचें और इसी पे गौर करें और फिर मुझे बताएं कि आपके दिल में क्या जाता है। मैं आपको अब इसके प्रोग्राम के बाद ही राय दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लोग हमारी राय को साहब खुद भी सोचे ना, आप क्या सर शेख साहब को तंग कर रहे हैं मुसलसल,
सवाल करके। नहीं सर, वो इतना अच्छा बोल रहे हैं, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। हसन पाशा साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो 16 सितंबर 15 सितंबर के बाद जो आपके इदारे में तब्दीली आएगी, उससे क्या उम्मीदें हैं, जरा आपसे पूछते हैं ना जरा। उससे बड़ी पॉजिटिव उम्मीदें हैं और हम समझते हैं कि ये वक्त है कि जो डेजिग्नेटेड चीफ जस्टिस साहब जब बाकायदा चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो सबसे पहले जो काम करेंगे और करना चाहेंगे वो है कि वो फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएंगे और उसकी जो है मैं समझता हूँ इब्तिदा हो गई है कि 17 तारीख को ही उन्होंने तमाम ब्रदर जजेस का दिन रख लिया है। ये अच्छी शुरुआत है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तमाम जजेस से कि वो सारे उसमें शिरकत करेंगे और हारमोनी आपस में कायम करेंगे। आजम के दायरे को उसकी तफसील को बराबर रखना है और इसको डिस्टॉर्शन मैं आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब से बारहा ये रिक्वेस्ट करता रहा कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला ले, उन्होंने नहीं बुलाई। जी सर, उनसे भी ये गुजारिश की थी कि वो बुलाए, कोई कदम उठाए, बड़े हैं। आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है। मैं अब जरा जाऊंगा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब की तरफ, लेकिन छोटी सी एक 30 सेकंड की ब्रेक है, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि आप ये जो बातें कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कोई कह रहा है आपको? एक बार फिर से खुशामदीद। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपसे सवाल पूछा था कि कौन कह रहा है आपको, या आप दिल से कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपने बिल्कुल मुझे पकड़ लिया, वाकई मुझे कह रहा है। मुझे मेरा वालिद का जनरल हमीद को कहते रहे, वो मैं तो वही बात कर रहा हूँ। और क्या नहीं है कि अभी हमारे दोनों जो वाज़ेह हैं उन्होंने इस बात की तायद की कि ये निज़ाम में खैर या ये हकीकत नहीं है। शेख साहब ने जो कही हैं वो उन्होंने बड़ी वाज़ेह कही हैं और मुझे तो लगता है कि शेख साहब को कहीं कि शो कॉल और बल्कि हो सकता है अभी तक व्हाट्सएप आ ही गया होगा। लेकिन मतलब शेख साहब ने क्या कहा? शेख साहब ने ये कहा कि अगर नियत होती तो लोग ठीक थे। इसका मतलब वादी में लोग जो लीडरशिप थी वो बदनीयत थी ना, इसका मतलब है। इसका मतलब और क्या है? अच्छा, दूसरी बात आ जाए जी, आप शेख साहब को मजीद फंसाएं, क्लैरिफाई। उन्होंने इंटरप्रिटेशन तो मांगी नहीं है, आप दिए जा रहे हैं। जी नहीं, हसन साहब ने जो बात फरमाई है, हसन साहब ने बात कही कि मैंने तो कहा है कि सदारती निज़ाम हो सकता है, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं उसका हामी हूँ। और दूसरी बात यह है कि आइन के हवाले से जो है, अगर आइन इतना सही होता हसन साहब, तो फिर यकीन माने कि इसमें तरमीम की गुंजाइश ना होती। और क्या आइन के मुताबिक अमल किया गया है? लेकिन अब्दुल्ला साहब, आप नहीं समझते कि दुनिया के सब आइनों में तरमीम, जो सबसे बड़ी आपकी जमहूरियत या जो स्टार्ट था मैग्ना कार्टा, उसके अंदर कितनी तरमीमें होती रहीं? आपकी यूएसए के अंदर आपने पढ़ी होंगी तरमीमें सारी। तो वक्त के साथ तरमीमें तो आइन की खूबसूरती होती है। आइन कोई नाउजुबिल्लाह कोई इल्हामी किताब तो नहीं है ना। हाँ, लेकिन जो आपने मैग्ना कार्टा के कुछ एक असूल होते हैं, अगर एक तरफ आप अल्लाह की हाकमियत आला को आर्टिकल 2A के मुताबिक तस्लीम करते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं सूद का कारोबार कैसे करते हैं आप? ये बताएं ना, इसके मतलब पता चलना चाहिए। लेकिन बहरहाल जहां जो बात हो रही है वो बड़ी खतरनाक है। आपने हसन साहब से एक सवाल पूछा बड़ा अहम, वो ये कि जी आपकी आवाज समझ नहीं आई, दोबारा पूछिए, दोबारा बोलिए। जो अब्दुल्ला भाई दोबारा कहिएगा, दोबारा कहिएगा। अभी आवाज आ रही है जी? अब कीजिएगा जी। आपने गाड़ी के हवाले से बात की कि गाड़ी जो है वो कैसे चलेगी। वो गाड़ी जो है वो एक वर्कशॉप से दूसरी वर्कशॉप में जाएगी और चलाने वाला क्या खुद चलाएगा या उसमें दूसरे लोगों को भी शामिल करेगा? यकीन माने पाकिस्तान अच्छे लोगों की वजह से चल रहा है और अच्छे लोग मौजूद हैं और उनको सिर्फ तलाश करना है। वो इस बदबूदार सियासी निज़ाम के नीचे दब के सिसक के मर रहे हैं। अवाम बेहाल है। असल मसला ये है जो इस टाइम पे जो एक हमने देखा है कि जो क्रैकडाउन चल रहे हैं, ये अगर चले तो इससे यकीनन फायदे होंगे। लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक राय रखता हूं कि अगर आपने कोई मजबूत इकदामात करने हैं तो फिर आपको कई तरमीम करनी पड़ेंगी और उन तरमीमों के जरिए एक कस्टम वाला जो है वो करप्शन कर रहा है, अगले दिन वो आप उसको निकाल देते हैं, वो स्टे लेके आ जाता है और फिर वो धड़ल्ले से काम करता है। और ये एक दफा नहीं हुआ, हसन साहब जवाब है। हसन साहब
पता लग गया क्यों चाहते हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्यों चाहते हैं वो आइन को बदल दिया जाए या कुछ और लाया जाए? समझ आ गई आपको? ये जो कस्टम वाले के हवाले से कर रहे हैं, देखिए कस्टम वाला अगर करप्शन करता है तो उसमें आइन का तो कोई कसूर नहीं है, उसमें तो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है, उसमें FIA है जो उसको पकड़ के उसको जो है वो सजा भी दिलवा सकती है, सब कुछ। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है बल्कि जो सो कॉल्ड मुहज़्ज़ब मुल्क है वहाँ भी ये चीज है, करप्शन वहाँ भी होती है, और उसको खत्म करने वाले, उसको सजा दिलवाने वाले इदारे मौजूद है। ये तो ये कहना कि ये कोई बड़ी बात नहीं है जी, कैसी बड़ी बात नहीं है? करप्शन करके बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, 550 बिलियन पाकिस्तान का बाहर पड़ा हुआ है, आप कहते हैं कि बुरी बात नहीं है? चाइना के अंदर जो महज़्ज़ब तरीन मुल्क है और जो दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क है, चाइना के अंदर गोली मार दी जाती है करप्ट वाले को। ओहो, उसके लिए इदारे मौजूद है, आइन में तरमीम जरूरी नहीं है, इसके लिए कानून मौजूद है, उसके इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उसमें आइन बेचारे का कोई कसूर नहीं है। वो मेरे ख्याल से मुझे जो समझ आई है ना हसन ज़रा पाशा साहब, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आइन के तहत आपकी अदलिया आती है, एक बंदे ने करप्शन की, वो जाके स्टे ले आता है, आप अदलिया को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो तो प्रोटेक्शन आइन से लेकर बैठी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें रेवोल्यूशनाइज करें ना कि भाई तुम कौन होते हो बिला वजह स्टे देने के लिए? पता भी है कि सामने शीशे में नजर आ रहा है कि ये बंदा करप्ट है, लेकिन स्टे दे देंगे भाई वो, क्योंकि एविडेंस चाहिए और पता नहीं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस खत्म करें, कैसे करें मुझे नहीं पता। आपने अगर कोई अदालत स्टे दे देती है तो इसमें आइन का क्या कसूर है? वो आइन की छत्र छाया के नीचे आके देती है, शायद वो ये कहना चाह रहा है, मैं नहीं कह रहा, वो चाह रहा है। बात नहीं है सर, बात ये है कि अगर कोई करप्शन करता है तो मेरा आपका अब्दुल्ला भाई का ये ईमान है, और ईमान होना चाहिए कि उसको पकड़ना चाहिए और उसको फैसले किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उसको सजा देनी चाहिए जो लॉ ऑफ लैंड कहता है उसके मुताबिक। अब देखे ना एक क्लियर ऑडियो लीक जो है वो एक किसी जज की पकड़ी जाए और उसके बाद उस ऑडियो लीक कमीशन को उड़ा दिया जाए और उसके बाद नया कमीशन बना दिया जाए और उसके बाद फैसला दे दिया जाए कि नहीं तुम कौन होते हो भाई इसके ऊपर सवाल करने वाले। ये आपके दायरे में हुआ है ना, ये पिछले दिनों फैसला आया ऑडियो लीक कमीशन। जी बिल्कुल हुआ और हमने उसको कंडेम किया है। हाँ बस यही करते रहेंगे हम और हम बुरे हो जाएंगे। बल्कि जब सजा देनी चाहिए, कंडेम नहीं होगा, सजा देनी चाहिए। हाँ जी, ओहो सजा मैं तो नहीं दे सकता अब्दुल्ला साहब, ये सजा तो फिर वही बात है ना, आइन ये एक ऐसी बहस है जिसका कोई हल नहीं है। ये एक मैं पेन पकड़ लेता हूँ, उसकी लकीरें मारता रहता हूँ। ये आइन को कुछ ना कहें, आइन को कुछ ना कहें, दस्तावेज है जिसमें चारों कौमों को और इसको कुछ ना कहे। मुझे जो आपके ताने बाने नजर आ रहे हैं या सोच नजर आ रही है, खुदा न खास्ता आइन को खत्म करने के लिए मुअत्तल करने की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ ना जाए। आइन है तो ये मुल्क है, अगर आइन नहीं है तो ये मुल्क आइन रख लें और पाकिस्तान को भूल जाएं। पाकिस्तान आइन बचाते बचाते हमने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई बेड़ा गर्क नहीं हुआ, कौम ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। लोगों से पूछे हो उनका, हसन भाई लोगों से पूछे उनका क्या हाल है। लोग तो रोटी के लिए खुदकुशी कर रहे हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ कि उसका भी हल है, कानून है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और इम्प्लीमेंटेशन आइन का मसला नहीं है, कौन करेगा? आइन के तहत जिन्होंने हुकूमतें संभाली शायद उनका मसला है, वो नवाज शरीफ का, जरदारी का, इमरान खान का, पर्सनैलिटीज का मसला है, और जनरल मुशर्रफ साहब का भी, और जनरल ज़िया का भी, जनरल अयूब का भी, और कुछ हद तक कुछ लोग कहते हैं आपके वालिद साहब का भी शायद। उनका नाम न ले, मेरे ऊपर आप डाल दे। उनका नाम न ले। जो चले यार, नहीं पर्सनल नहीं, ये बात नहीं करनी प्लीज। यहाँ का मार्शल लॉ अभी तक हम भुगत रहे हैं पूरी कौम। चले कैसे सब कुछ कहना चाहें 30 सेकंड में सर, फिर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मकसद दरअसल तो होना चाहिए कि लोगों की खुशहाली किस तरह, सिस्टम सारे ठीक है। देखिए 3 मुल्कों ने तरक्की की है, चीन ने तरक्की की है, वहाँ जमहूरियत नहीं है। अमेरिका ने तरक्की की है, वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इंडिया ने तरक्की की है, वहाँ जो पार्लिमानी सिस्टम है।
हर सिस्टम में तरक्की हो सकती है। हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। पॉलिटिशियन को चाहिए कि कोई नतीजा निकालें, कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, लोगों के खुशहाली की बात करें। हम अपनी अपनी जात के ऊपर लगे हुए हैं, हम दूसरे को चोर डाकू कह रहे हैं और हम लगे हुए हैं कि अपनी अपनी जात जो है वो अच्छी है, हम ही सिर्फ बेहतर हैं। भाई फेयर इलेक्शन कराएं। हमारे पड़ोस में तो कभी नहीं हुआ कि वो इलेक्शन के रिजल्ट को ना मानते हो। हम ना तो कभी किसी इदारे को भी नहीं मानते। हम बैठ के वहां पर प्राइम मिनिस्टर इदारों के सरबराहों को सैक कर सकता है, जब समझ आइए, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को सैक कर दिया जाता है। यहाँ तो 5 मिनट में कई प्राइम मिनिस्टर खड़े खड़े निकल गए अपने। अभी बात ये मिलजुल के ना, अभी हमें आइडेंटिफाई हो गया प्रॉब्लम्स क्या है। अब मिलजुल के बैठे, मुल्क हमारा बड़ी मुश्किल में है। चलें सर, बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया। को आगे बढ़ाएं और बहुत शुक्रिया आपका इज़्ज़त-माब कैसर अहमद शेख साहब इज़्ज़त-माब, अब्दुल्ला मीद गुल साहब और हसन रजा पाशा साहब इज़्ज़त-माब। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।